चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो we are actually almost done with the concentration terms except for two little discussions more now. लेकिन उससे पहले बेटा जो concentration terms हमने पिछली बार की थी उनके related कुछ questions हम solve करेंगे, ठीक है? We are done with almost all the concentration terms. Uh, we talked about the percentage, we talked about the ppm, we talked about the mole fraction, then we talked about molarity, then we talked about normality, we talked about the molality, और उन सारी एक्सप्रेशंस की आपस में रिलेशंस क्या रहती हैं बेटा, वो सब मैंने आपके सामने रख दी हैं। और साथ साथ हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सेप्ट नॉर्मैलिटी एंड मोलैलिटी, उसके क्वेश्चंस हमारे पास बाकी थे, और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा। लेट मी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। Question says, calculate the molality of aqueous solution of glucose whose mole fraction in the solution is 0.2। मतलब आपके पास बेटा ग्लूकोज का एक एक्वियस सोल्यूशन है और इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 0.2। क्वेश्चन आपसे कहेगा बेटा इस सोल्यूशन की मोलैलिटी इवैल्यूएट करिएगा, राइट? सो अगर आपको बेटा क्वेश्चन में सोल्यूशन की मोलैलिटी पूछी गई है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको मैंने परसों एक रिलेशन बताया था बिटवीन द मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। सो दैट मोलैलिटी वाज 1000 टाइम्स काई बी divided by chi a times ma, right? If you remember that, so that was the expression that you actually used. So अगर आप इस particular case की बात करेंगे, आपको solution की molality पूछी है, आपको mole fraction of solute, mole fraction of solvent और molecular mass of solvent चाहिए। So यहाँ पे बेटा molality के लिए that should be equal to, this is 1000 times chi b, काई बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 डिवाइड बाय काई ए, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए आपको पता है बेटा काई ए प्लस काई बी छो आसा 1, सो काई बी अगर 0.2 है, काई ए बनेगा 1 माइनस 0.2, दैट बिकम्स 0.8 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन की बात हो रही है बेटा और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है दैट्स 18, राइट? तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये आपका कैंसल आउट होगा बेटा। मोलैलिटी शुड बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 18, आपको पता है बेटा दिस इज 55.5, राइट? दिस इज 55.5, 55.5 डिवाइड बाय, राइट? ये बनेगा 21R 24R, ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है? सो मोलैलिटी शुड बी इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये बनेगा 41R 4, राइट? वहां बचा 1, ये बन आपके पास 15, वी हैव 43R 12, राइट? वहां पर आपके पास बचा फिर से 3, ये 35, you go 49R 36, 48R 32, so it should be 13.8 मोलल सॉल्यूशन, राइट? ये तो आपने बेटा फॉर्मूला यूज करके निकाला। दूसरा मैंने आपसे परसों भी कहा था कि हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की इंटरप्रिटेशंस को यूज करके अपनी बेसिक जो डेफिनेशन वाली फॉर्मूले हैं बेटा उनको यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए, अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है तो मेरे पास बेटा सॉल्यूशन की मोलैलिटी है WB डिवाइडेड बाय MB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इन ग्राम्स। और ये जो मुझे मोल फ्रैक्शन यहां पे दिया हुआ है बेटा, दिस इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिर्फ हमें उसकी इंटरप्रिटेशन सीखनी है। तो यहां पे जब आप काई बी की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू 0.2, मैंने परसों भी आपसे कहा बेटा इसको आप लिखा करें P/Q फॉर्म में, 2/10 का मतलब होता है 1/5। सो अगर 2/10 आपका 1/5 हुआ, दैट मीन्स आपके पास जहां पे 1 मोल वहां पे ग्लूकोज के है तो टोटल में 5 मोल्स आपके पास होंगे, विच इंडिकेट्स यू हैव गॉट 4 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.2 होने का मतलब ये हुआ आउट ऑफ टोटल 5 मोल्स वी हैव गॉट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि WB/MB रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, आई विल टेक इट टू बी 1 फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ काई बी इनटू वी हैव गॉट 1000, राइट बेटा? डिवाइडेड बाय WA जो आपके पास आएगा, दिस विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, इजंट दैट? और अगर आप यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, आप खुद देख सकते हैं आपके पास बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, क्योंकि यू हैव टेकन 4 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, बिकॉज 5 मोल्स अगर टोटल में थे उनमें से 1 मोल ग्लूकोज का था, तो 4 मोल्स किसके होंगे बेटा? 4 मोल्स विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम वाटर। सो 1 मोल वाटर होता है बेटा 18 ग्राम्स, 4 मोल्स बनेगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट?
जरा पिछली कैलकुलेशन आप देखिए, इट वाज 1000 डिवाइड बाय 18, 2 बाय 8 होता था 1 बाय 4, वही तो आपके पास फिर से कैलकुलेशन आती है बेटा। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका बेटा मेरा 1000 डिवाइडेड बाय 18, आपको पता है दैट इज 55.5 इनटू वी हैव 1 अपॉन 4, सो 1000 बाय 18 आपका है 55.5 डिवाइडेड बाय 4, वो भी आपने देखा था बेटा, दैट वाज 13.8 मोलल, राइट। ये हमारे पास जो है सिंपल एक्सप्लेनेशन थी फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट बेटा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहती है तब जाके बेटा आप अपनी फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप मोलैलिटी इवैल्यूएट कर पाएं, ठीक है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं उल्टा क्वेश्चन बेटा ऐड करूंगा। कभी आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी गई, राइट, और क्वेश्चन आपको बेटा वहां पे उस सॉल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का पूछता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछता है, तो कैसे करोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, राइट। सपोज क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in its 2 molal aqueous solution, into its 2 molal aqueous solution। तो इस बारी आपको बेटा मोलैलिटी दी है, राइट, और क्वेश्चन आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है। सो अगर बेटा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी की आपस में रिलेशन है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 टाइम्स काई बी डिवाइडेड बाय काई ए के बदले में आई कैन राइट 1 माइनस काई बी इनटू वी हैव गॉट एम ए, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। अब अगर आपको यहां पे काई बी निकालना है बेटा, ये वाली दोनों टर्म्स आप एक साइड से रखिए, ये इसको मल्टीप्लाई करिए, 1000 नीचे करिए, आपको यहां से काई बी तो भी निकल आएगा। बात समझ रहे हो, आपको तो भी यहां से काई बी निकल आएगा। लेकिन दूसरा है कि अगर आप इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे, ठीक है, 2 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन इट्स 2 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन। एक तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला आपके पास है बेटा, इसको यूज करके निकाल दीजिएगा। काई बी आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये तो काई ए था, काई ए के बदले में भी 1 माइनस काई बी लिखा जा सकता है। तो आपकी ये वाली इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 वेरिएबल बनी, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बनेगा 18, मोलैलिटी आपको दी है बेटा 2, उसको 1000 से डिवाइड करिए, आपको एक साइड से सिर्फ काई बी वाली टर्म्स रही, दूसरे साइड से बेटा बाकी टर्म्स, तो आप इसको बस मैथमेटिकली फिर सॉल्व कर सकते हैं, अपना काई भी आराम से निकाल सकते हो आप। तो ये तो हो गया जब आपको बेटा मोलैलिटी दी गई, मोल फ्रैक्शन निकालना था यूजिंग दिस इक्वेशन। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को आप इंटरप्रिटेशन की बेस पे सॉल्व कर सकते हो। सो 2 मोलल का मतलब क्या हुआ, 2 मोलल, राइट। अगर हम सॉल्यूशन सेकंड की बात करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे बेटा, 2 मोलल का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, राइट, are present in 1 kg of water, I mean to say 1000 grams of water। बिल्कुल आराम सी बात है, ठीक है। अब मसला यह है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछा है, तो बेसिक डेफिनेशन यूज करिए, काई बी शुड बी इक्वल टू एन बी divided by Na plus Nb, isn't it beta? So chi b should be equal to number of moles of glucose, that's 2 moles of glucose, divide by number of moles of solvent। क्योंकि 1000 grams of solvent, 1000 grams of water आपको पता है बेटा, that's 55.5 moles, plus we have Nb is the number of moles of glucose again। So अगर आप यहां से chi b निकालोगे, that will be 2 divided by 57.5, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका chi b जो है यहां से भी निकल आएगा। अगेन मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना था, मैंने मोल फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन बेटा यूज करी है ना, मैंने डेफिनेशन वाली इक्वेशन यूज करी, काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। मैंने ज्यादा बैंक उस एक्सप्रेशन पे नहीं किया, उस रिलेशन पे नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, आपका ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहा बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी, इनको आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट किया जाए बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशंस, राइट बेटा। बिसाइड्स दैट यू हैव गॉट द रिलेशंस एज वेल। अगर आपको फॉर्मूला याद रहती है तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहती है बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएं, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली माय क्वेश्चन नंबर 1, और इसके साथ मैंने 2 क्वेश्चन आपको बेटा कराए। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म हियर। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, I'll take the second one.
Calculate the normality of a mixture obtained by mixing 100 ml each of 0.1 normal HCl, 200 ml of 0.2 normal HCl and 300 ml of 0.3 normal HCl solutions. इस resulting solution में बेटा HCl की normality आपको निकालनी है, right? जब भी आप रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाला करते थे किसी भी सॉल्यूशन में बेटा ऑफ एनी सबस्टेंस, दैट रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी वाज इक्वल टू N1V1 ऑफ द सेम सबस्टेंस की जब बात करते थे, प्लस वी हैव N2V2 प्लस वी हैव गॉट N3V3, राइट बेटा? तो ये आपके पास जो है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आपके पास सॉल्यूशन का कितना होता था. So that those were the equations जिनको यूज करके बेटा आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालते थे. So resultant normality should be equal to, fine, resultant normality should be equal to. अब जाके N1 का वैल्यू आपको पता है, that has been given to be 0.1. सिंपल सबस्टिट्यूशन प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है. 0.1 multiplied by V1 is the volume of solution 1, that is basically 100 milliliters, plus we have N2 is the normality of solution 2, that is 0.2 into उसका वॉल्यूम जो है बेटा that has been given to be 200 milliliters, fine. Then we have plus N3 multiplied by V3, so बेटा 0.3 multiplied by volume उसका है 300 ml divided by total volume 300 plus 200 हो गया 600 plus 1 ml हो गया बेटा 100 ml हो गया 700, राइट? तो ये आपके पास जो है ये कुल मिला के इक्वेशन बनती है. अब जाके बस करना क्या है, सिंपल बेटा सब्स्टिट्यूशन के बाद अपनी टर्म्स को ऐड करना है. 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 हो गया बेटा मेरा 10 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 हो गया 40 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 300 ये हो गया बेटा मेरा 90 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे दैट इज बेसिकली 700, राइट? तो ये आपके पास था 10 प्लस 40 प्लस 90 डिवाइड बाय 700. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा 90 प्लस 10 हो गया 100, दिस इज 140, दिस इज 140 डिवाइडेड बाय 700, ओके. 140 डिवाइड बाय 700, इसको आप सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये आपके पास हो गया 14 डिवाइडेड बाय 70. मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 7 2 R 7 10 R, 2 बाय 10 का मतलब होता है 0.2 नॉर्मल. इज दैट पार्ट क्लियर? आप आराम से देख लीजिएगा खुद ही. सो 0.1 इंटू 100, सो दैट वाज बेसिकली 10 प्लस वी हैव गॉट 200 into 0.2, that makes it 40. 0.3 multiplied by 300, that makes it 90. So 90 plus 10 plus 40, that makes it 140 divided by 700, right? क्योंकि total volume जो solution का था 300 plus 200 is 500, 500 plus 100 is 600, sorry 600, okay? तो ये आपके पास 600 आ गया, तो 600 में ये और ये cancel out हुआ, it becomes 14 divided by 60, sorry. It is 14 divided by 60, right? उसको आप simplify कर सकते हो बेटा. This is 14 divided by 60, fine. So this is 27 R 14, this is 230 R 60, right? You go 7 1 R 7 4 R 28, tad bacho 2 0 7 3 R 21, 7 2 R 14. So it is 1 divided by 4.2 normal. 1 divided by 4.2 नॉर्मल. उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 by 4 होता था 0.25. 1 divided by 4.2 जो होगा बेटा that will not be 0.25, slightly less than that. I'll take it as 0.23 normal, right? Approximately. तो ये आपके पास बेटा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है इस मिक्सचर की आ जाती है. सो दैट वाज अबाउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर. आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सबस्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम इस पे आ जाती है बेटा. कोई बड़ा पंगा इसमें होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है. जो आपने समझा हुआ है, जो आपने सीखा हुआ है कि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ ए मिक्सचर कैसे निकालते हैं जब सेम सबस्टेंस के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, फिर बस वैल्यूज सबस्टिट्यूट करके अपना एडिशन डिवीजन जो है उसको करना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट वाज अबाउट दिस केस. आई विल बी टॉकिंग about one more question here. Question says, what will be the H positive concentration in the mixture of 100 ml each of 0.2 normal H2SO4 and 0.1 normal NaOH? You know बेटा कि ये जो आपके पास एसिड और बेस मिक्सचर है, एसिड बेस मिक्सचर में हमेशा न्यूट्रलाइजेशन होता है. और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन में आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी या तो H पॉजिटिव की मिलती है या तो OH नेगेटिव की मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन किसके वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ज्यादा थे या किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा थे. क्योंकि क्वेश्चन वहीं से कहता है व्हाट विल बी द H पॉजिटिव इन द मिक्सचर. सो दैट मींस बेटा आपके
क्वेश्चन में वहीं से हिंट दिया हुआ है कि वहां पे H पॉजिटिव के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। सो एसिड बेस मिक्सचर में जो रिजल्टेंट H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होती है, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला N1V1 माइनस वी हैव N2V2 डिवाइडेड बाय V टोटल। अब ये फॉर्मूला आई कहां से बेटा, इसके बारे में बात हो चुकी है। तो यहां पे अगर आप रिजल्टेंट H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू N1V1, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस हैविंग हायर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। लेकिन अगर वॉल्यूम यहां पे मिलीलीटर्स में है तो इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। फाइन। सो N1 into V1, चूंकि 100 ml दोनों का है, लेकिन H2SO4 की नॉर्मेलिटी है 0.2। आपको पता है कि जब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं उसमें कभी भी वेलेंसी बेटा नहीं लेते हैं, बिकॉज नॉर्मेलिटी इज ऑलरेडी इक्वल टू वेलेंसी इनटू मोलैरिटी। फाइन बेटा। सो इसमें वेलेंसी को दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपका एसिड मोनोप्रोटिक है, बाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, व्हाटएवर। सो चूंकि नॉर्मेलिटी में वेलेंसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसकी नॉर्मेलिटी के बदले में सीधा लिखेंगे आप 0.2, ना कि ये बाइप्रोटिक है 0.2 इंटू 2 करोगे नहीं, वो सिर्फ मोलैरिटी में करना पड़ता है। अगर इसकी मोलैरिटी दी जाती 0.2 मोलर, तब जाके बेटा उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बनते 0.2 into 2। ठीक है बेटा। देन वी हैव जो भी वॉल्यूम होता सॉल्यूशन का 12, तो नॉर्मेलिटी 0.2 into वॉल्यूम जो इस सॉल्यूशन का है दैट्स 100, माइनस दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 0.1 into उसका वॉल्यूम भी 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का बनेगा बेटा दैट विल बी 200। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में जो H पॉजिटिव की नॉर्मेलिटी आएगी दैट शुड बी इक्वल टू, फाइन, 0.2 into 100, तो वो आपके पास आएगा बेटा 20, माइनस 0.1 इंटू 100 वो आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 200। तो ये बचेगा बेटा 10 by 200, ये और ये कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी 1/20 नॉर्मल, राइट। 1/20 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं बेटा दैट कम्स आउट टू बी 0.05, या यू राइट इट एज 5 into 10⁻⁻2 नॉर्मल। ठीक है। ये आपके पास बेटा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है इस H पॉजिटिव की आती है इन दिस एसिड बेस मिक्सचर, और कैसे निकालते हैं इसका भी डिस्कशन हम पिछली बार कर चुके हैं। आई वाज ओनली टॉकिंग एक्चुअली ट्राइंग टू गिव ए रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ दैट पार्ट। आई टेक द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 molar solution, right? 1 molar solution of H2SO4 whose density is 1.4 gram per milliliter, right? 1.4 gram per milliliter। तो H2SO4 सोल्यूशन जो है बेटा इसकी आपको मोलैरिटी दी है, इसकी आपको डेंसिटी दी है। क्वेश्चन आपसे पूछता है सोल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करिए। सो अगर आपको सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी हो बेटा तो आपके पास एक्सप्रेशन था, रिलेशन थी मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, याद करिए। मोलैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 टाइम्स मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलैरिटी टाइम्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। ये आपके पास बेटा एक्सप्रेशन था जो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला यूज करके सीधा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो मोलैलिटी शुड बी इक्वल टू, दिस इज 1000 टाइम्स मोलैरिटी, मोलैरिटी इज 1 डिवाइड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी, सो दैट मेक्स इट 1000 multiplied by 1.4 minus we have molarity times molar mass of solute, right? So molarity जो आपके पास है that's 1 into molar mass of solute is H2SO4 that is 98, right? So molality of the solution should be equal to, ये ऊपर हमारे पास आएगा 1000 multiplied by 1.4, ठीक है बेटा, that comes out to be 1400 minus we have got 98, fine. So it comes out to be 1000 divided by 1400 minus 98 जो है that comes out to be 1302, right? मैं approximately इसको 1300 consider करूंगा बेटा, so that becomes like this 1000 divided by 1300, ये दो जीरो कैंसिल, ये बचेगा आपके पास 10/13, right? 10/13 मोलल। अगर आप इसको बेटा और भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे सो 10/10 आपके पास आता है 1, 10/13 जो है वो ऑब्वियसली लेस देन 1 आ जाएगा। सो समवेयर अराउंड 0.8 मोलल के आसपास जो है आप देख सकते हैं शायद ये उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बाद में, मैंने एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन नहीं किया, मैं आपको रफली बता रहा हूं, आप बाद में इसको खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसकी मोलैलिटी क्या बनती है।
लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये फिर से मैंने सॉल्व किया किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला, जो हम रिलेशन इनके बारे में निकाल चुके हैं बेटा, उस रिलेशन की बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बट अगेन, अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना पड़े एग्जामिनेशन में, तो आपको इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इजंट दैट? वो देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने मोलालिटी की एक इक्वेशन आपको बताई थी। मोलालिटी की बेसिक फॉर्मूला आपके पास होती है, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर mass of solute, right? Into we have 1000 divided by WA is the mass of solvent. मगर मैंने कहा था it will be called a mass of solution minus mass of solute, right? मगर mass of solution होता है density of solution multiplied by volume of solution minus mass of solute, आपके पास आएगा WB. Isn't that बेटा? अब जाके अगर मैं इस अपनी बेसिक इक्वेशन को यूज करके भी, क्योंकि मोलालिटी मुझे निकालनी थी, तो मैं मोलालिटी की बेसिक इक्वेशन यूज कर रहा हूं बेटा, सो दैट शुड बी WB by MB, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन। वन मोलर सोल्यूशन की इंटरप्रिटेशन क्या है? सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इजंट दैट? इन 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट WB by MB जो है, आप इसको बेटा 1 मोल कंसीडर करोगे, इनटू वी हैव गॉट 1000, राइट? 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय, मैंने कहा था दिस वॉल्यूम हैज टू बी इन मिलीलीटर, क्योंकि मोलारिटी में आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया है इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन, देन वी हैव गॉट -98, राइट? इसको सिंप्लीफाई करके देखिए बेटा, न्यूमरेटर आपके पास बनेगा 1 into 1000, दैट मेक्स इट 1000। 1.4 into 1000 जो है वो आपके पास आएगा 1400, राइट? 1400 माइनस वी हैव गॉट 98। आप खुद देखिए, आपका डेटा फिर से वहीं पहुंचा, 1000 डिवाइड बाय 1400 माइनस 98, 1000 डिवाइड बाय 1400 माइनस 98, यही आपके पास आएगा बेटा 10/13 मोलल, 10/13 मोलल। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आप आराम से बेटा अपनी इंटरप्रिटेशन यूज करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करके मोलालिटी जो है सॉल्यूशन की इवैल्यूएट कर सकते हो। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट वन मोर। कभी मोलालिटी दी गई, मोलालिटी निकालनी है। इसी तरह से कभी आपको बेटा मोलालिटी दी जा सकती है, मोलारिटी आपको निकालनी पड़ सकती है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा कि हमारे पास 1 मोलल एक्वियस सोल्यूशन है। सपोज हमारे पास 1 मोलल एक्वियस सोल्यूशन है, लेट इट बी ऑफ यूरिया, ठीक है ना? लेट इट बी ऑफ यूरिया। यूरिया आपको पता है बेटा NH2C डबल बॉन्ड ONH2। क्वेश्चन कहता है कि आप इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करिए, ठीक है? आप इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करिए। एक तो तरीका है कि आप वही बस अपनी फॉर्मूला यूज करिए मोलारिटी वाली। दूसरा यह है कि आप इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हो। अब अगर मुझे इंटरप्रिटेशन चाहिए तो मुझे मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी की बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे। सो WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वी हैव 1000, राइट? इस सोल्यूशन की मगर आपको डेंसिटी भी वहां से दी जाएगी। सपोज डेंसिटी वाज गिवन टू बी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना? सो इट वाज 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मगर मसला ये है, 1 मोलल एक्वियस सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा वी हैव गॉट दी 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब अगर आपके पास बेटा 1000 ग्राम सॉल्वेंट का है, क्योंकि 1000 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट का है, तो आपको यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ठीक है ना? अब मसला यह है कि जब आपको मोलारिटी निकालनी होगी, मोलारिटी के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, राइट? अब अगर आपको बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, उसके लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब अगर मुझे यहां से बेटा वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी बाय डेफिनेशन होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए दैट शुड बी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। फाइन, तो मैं एग्जैक्टली वही चीज करूंगा। मोलारिटी शुड बी इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB, राइट? इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बजाय आई कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए WB by MB क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, सो ये बनेगा 1 इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय W, यहां पे है मास ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि आपके पास बेटा 1 मोलल एक्वियस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब है 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। सो अगर 1 मोल ऑफ यूरिया की बात करेंगे वो तो 60 ग्राम्स बनता है,
in 1000 grams of the solvent. तो mass of solvent is 1000 grams and उसमें mass of urea है 60 grams. So total mass of solution बनेगा 1060 grams divided by density of the solution जो है that has been given to be 1.2 gram per centimeter cube, right? अब जाके बस करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा. मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू ये 1.2 ऊपर इसको मल्टीप्लाई होगा इवन 1200 डिवाइडेड बाय 1060. ये जीरो आपका कैंसिल आउट हुआ. ये आपका 120 डिवाइड बाय 106 बनेगा. इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपनी मोलैरिटी जो है बेटा उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन the interpretation and using the basic formula, using the definition of that particular concept. आप उन relations के बगैर भी अपने questions को बेटा solve करिए. You cannot be handicapped, you cannot be formula dependent, you cannot be relation dependent. Better is relations याद रखें, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रिलेशन कभी भूल गई तब जाके भी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव टूल होना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक होनी चाहिए बेटा इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. आई विल बी जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर. Question says, calculate the milli equivalents of OH negative in a mixture of 100 ml each of 0.1 normal NaOH, 0.2 normal 2 molar calcium hydroxide and 0.2 normal magnesium hydroxide solution. आप याद करिए बेटा, जब हम resultant normality निकालते थे, ठीक है, of suppose common ion, you would always write it as कि हमारे पास कितने मिली इक्विवेलेंट्स टोटल में बचे हैं. ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉमन आयन मेरे पास कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इन मिलीलीटर्स, क्योंकि अगर आप ऊपर मिली इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं तो इन मिलीलीटर्स. अब मसला यह है कि मुझे मिली इक्विवेलेंट्स पूछे हैं. अगर मुझे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी दी गई होती, मैं टोटल वॉल्यूम उसको मल्टीप्लाई करके मिली इक्विवेलेंट्स बता सकता था रिजल्टेंट मिक्सचर में कितने हैं, मगर मुझे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी नहीं पता. अब मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि टोटल मिली इक्विवेलेंट जो आपके पास कॉमन आयन के होते हैं दे आर इक्वल टू N1V1 plus we have got N2V2 plus we have got N3V3. अगर आपको याद हो बेटा, ये N1V1 रिप्रेजेंट करता था मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सबस्टेंस 1 फ्रॉम सॉल्यूशन 1, राइट? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सबस्टेंस 2 फ्रॉम द सॉल्यूशन 2, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सबस्टेंस 3 फ्रॉम सॉल्यूशन 3. क्योंकि यहां पे आपको मिली इक्विवेलेंट कॉमन आयन के निकालने हैं, सो अगर मुझे मिली इक्विवेलेंट्स बेटा OH नेगेटिव के निकालने हैं इन द मिक्सचर, दैट शुड बी इक्वल टू सिंपली पहले सॉल्यूशन से कितने मिली इक्विवेलेंट्स OH नेगेटिव के आए. ठीक है ना? तो आपको बस करना क्या है, आपको याद है बेटा कि इट शुड बी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो चूंकि इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 इनटू वॉल्यूम, जो क्योंकि नॉर्मेलिटी में आपको बेटा वेलेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, इट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम जो आपके पास है दैट्स 100 प्लस वी हैव जो दूसरा सॉल्यूशन हमें दिया है उसकी नॉर्मेलिटी नहीं, उसकी मोलैरिटी हमें दी है बेटा. अब यहां पे हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो आसा बराबर वेलेंसी इनटू मोलैरिटी. सो N2 के बजाय व्हाट आई विल बी राइटिंग इज दैट आई विल बी राइटिंग Z2 इनटू M2, राइट? क्योंकि इसकी वेलेंसी जो है दैट्स 2, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल दो OH नेगेटिव दे रहा है. इनटू वी हैव M2, उसकी मोलैरिटी है 0.2 इनटू उसका वॉल्यूम जो है बेटा दैट्स आल्सो 100. ठीक है, देन वी हैव प्लस N3, क्योंकि जो आपके पास लास्ट वाली बेस दी है बेटा उसमें भी OH नेगेटिव मौजूद है, वहां पर भी OH नेगेटिव कॉमन आयन है. इस कॉमन आयन के अगर मैंने मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, मुझे उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहिए, क्योंकि नॉर्मेलिटी में किसी वेलेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता. इट शुड बी 0.2 इनटू उसका भी वॉल्यूम जो आपके पास है दैट्स 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. आप सॉरी, हमें सिर्फ मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, तो अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो नॉर्मेलिटी देगा. सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव इन द फाइनल मिक्सचर शुड बी इक्वल टू फाइन 0.1 into 100 is 10 plus 0.2 into 100 is 20, 20 multiplied by 2 is 40 plus 0.2 into 100 जो है ये आपके पास 20 आ गया. 40 plus 20 60, 60 plus 10 जो है ये आपके पास बेटा 70 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए ऑफ OH नेगेटिव. लेकिन अगर क्वेश्चन आपको यहां पे मिली इक्विवेलेंट्स के बजाय इक्विवेलेंट्स पूछता, राइट, कितने इक्विवेलेंट्स वहां पे मौजूद हैं, आपको पता ही है मिली इक्विवेलेंट्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता. सो 1000 से डिवाइड करने के बाद इट वुड हैव बीन 0.07 इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव. इज दैट पार्ट क्लियर? दैट वाज वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट जो हमने परसों बेटा डिस्कस किया हुआ था, उसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की आपस में रिलेशंस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं. ये भी हमारा हो गया.
5 क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, राइट। अब इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास 2 चीजें छोटी छोटी और बची हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो है बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है इन अ नंबर ऑफ वेज, परसेंटेज भी, मोलैरिटी भी, नॉर्मेलिटी भी, ठीक है ना। लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल तरीका है, यूनिक तरीका है, जो कि हम बाकी किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, और उससे हम कैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी वगैरह निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा आपके पास बेटा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वॉल्यूम जब भी, चूंकि आपको पता है कि व्हेनेवर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, तो वहां पे वॉल्यूम चेंजेस आ जाती हैं। अगर आपके पास एक सोल्यूट का एक कंपोनेंट, एक जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उनको आप सपोज आपको याद होगा राउल्ट्स लॉ, राइट, जब 2 डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स किया जाता था, फाइन, एक को आप सोल्यूट कहते हैं, दूसरे को आप सॉल्वेंट कहते हैं, तो उनका अगर आपने सपोज एक का वॉल्यूम लिया 100 ml, दूसरे का वॉल्यूम लिया आपने 200 ml, सो अगर सोल्यूशन आइडियल होगा, यू विल बी ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर टू बी इक्वल टू 300 मिलीलीटर्स। मगर जब सोल्यूशन नॉन आइडियल होता है बेटा, तो वहां पे सोल्यूशन फेज में इंट्रैक्शंस या तो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं या तो वीकर हो जाती हैं एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल लिक्विड्स, जिसकी वजह से वहां पे फाइनल वॉल्यूम जो मिक्सचर का होता है बेटा, या तो वो पहले के कंपैरिजन में कम आता है या तो ज्यादा आता है। तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कैसे निकाल सकते हैं बेटा, उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट जेई में। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इंशाल्लाह टुमारो। छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का सिर्फ एक मकसद है, ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाएं। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं 30 से 35 मिनट्स के बीच में ही इसको बेटा पकड़ के रखूं, लेकिन कभी कभार टॉपिक चूंकि खत्म करना पड़ता है, टॉपिक जो है बेटा उसको खत्म करने के लिए कभी कभार लेक्चर एक्सटेंड करना पड़ता है। अदरवाइज आई ऑलवेज वांटेड दैट इट शुड बी समवेयर अराउंड 30 to 35 मिनट्स, उससे ज्यादा मैं कभी कोशिश नहीं करता हूं बनाने की, सो दैट यू डोंट फील ओवरबर्डन। थैंक यू सो मच। कुछ और क्वेश्चंस प्लीज आप इस पे सॉल्व करिएगा। बिसाइड्स दैट आई विल बी also putting some assignment in your group as well. You'll please follow that assignment. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.